हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुचैंट्स। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे। और उसके साथ ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन पेपर 2। और जो कि हमारे यूजीसी नेट जून 2025 बैच के लिए basically it is the questions collected from different sessions of UGC net. So the questions basically are a few, क्योंकि यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और भी पुराने क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 अप्रैल। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। चलिए इससे साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो बैच का फीचर है वो पहले से ही आपको बता दिया गया है कि नोट्स पीडीएफ तो मिलेगा ही, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉडल एमसीक्यूज मिलेंगे, लाइव क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड स्पेशल क्लास ऑन एनईपी 2020। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन उसी के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए ये जून 2022 का क्वेश्चन है। हु हैज कॉइन्ड द टर्म्स फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन? किसने फॉर्मेटिव और सबमिटिव इवैल्यूएशन का टर्म जो है वो दिया था? जून 2022 का क्वेश्चन है। जून 2022 में ये जो सेशन था ये मर्ज हो चुका था, जो कि दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों को मिला करके हुआ था। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कंटेम्पररी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है। ज्यादातर अभी का पैटर्न जो चेंज हो रहा है, बाद में एट द एंड आई विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट। उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन में है माइकल सैडलर, माइकल स्क्रीवन, माइकल वुंट, माइकल नोट, आई एम सॉरी, एल्केन हॉवर्ड। ठीक है, आंसर बताइए। ओके, वेरी गुड। ईशानी, सेनापति, सोनाली, मोनाली, सृष्टि, जुनेद, सुप्रभा, किशोर, अर्पिता, मनीषा, दीपक, संतोष, सोनाली, रीना, हादिया, सुकेश्वर, संगीता। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है माइकल स्क्रिवन। वेरी गुड अन्नपूर्णा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए। वेरी गुड आशीष। माइकल स्क्रिवन नाम से कुछ याद आ रहा है? बताइए क्या याद आ रहा है, उसी से पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कैसा है। यही होता है एडुचैंट में, हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी चीजों को हम रिवाइज करेंगे एट द सेम टाइम। माइकल स्क्रिवन याद कीजिए। हाउ ही और शी इज रिलेटेड, मतलब यहाँ पे आप माइकल स्क्रिवन से किसको रिलेट कर पा रहे हो? यस, वेरी गुड जुनेद। गोल फ्री मॉडल ऑफ करिकुलम, बहुत अच्छे। इन्होंने कहा था there should not be any specific goal of curriculum, that should be goal free curriculum। करिकुलम को हम कभी भी वाटरटाइट कंपार्टमेंट नहीं रखेंगे। there should not be any restriction while making curriculum। ठीक है, माइकल स्क्रिवन गोल फ्री करिकुलम याद रखिएगा, गोल फ्री मॉडल ऑफ करिकुलम इन्होंने दिया था। और माइकल सैडलर तो आपको याद ही है, ये दो नाम मतलब familiar नहीं है, बस इसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से एक ही सही होता है, बाकी सबको क्या कहा जाता है? उसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं इन असेसमेंट। जब हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उस टाइम में जो ऑप्शन दिया जाता है उसको डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है। माइकल सैडलर कौन सा कमीशन याद आ रहा है बताइए? यस, क्विकली बताइए, दिखते हैं किन किन को याद है। माइकल सैडलर कौन सा कमीशन था? द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन? वेरी गुड मोनाली। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, बहुत अच्छे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था वो भी बताइए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन माइकल सैडलर कमीशन कहा जाता है। कब आया था ये बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस में आया था। ठीक है, ओके। नो, इट इज नॉट 1944 जुनेद, इट इज 1917। वेरी गुड, वेरी गुड। सैडलर कमीशन 1917 में आया था। कैलकाटा यूनिवर्सिटी को फोकस करके इसको करा गया था। बाद में इसके आपको पता था बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी को रूल करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उसी तरीके से बंगाल के यूनिवर्सिटी यानी कैलकाटा यूनिवर्सिटी को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, उसी के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए सैडलर कमीशन बना था 1917 में। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडियन फिलोसफी? ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है। इनमें से क्या इंडियन फिलोसफी के साथ करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? देखिए मैंने हमेशा कहा है जल्दबाजी में मत करिए, आंसर अच्छे से दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ के। तो हमेशा जब मैं कहता हूं कि जब नॉट लिखा होता है तो आपको इसको क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है, मार्क कर लेना है। क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, कौन सा करेक्ट है ये नहीं पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ के आंसर करना पड़ेगा। उससे पहले
सवाल को अच्छे से पढ़िए, नॉट लिखा गया है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये बहुत सिली चीजें हैं, ये आप क्यों बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में आके यही बोलते हैं कि सर 100 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन हमने ये पढ़ा ही नहीं कि नॉट लिखा गया है और हमने गलत कर दिया। इसमें क्या होता है, जो सही आंसर आपका होता है और आपको उसमें मार्क मिलता है, वही वाला आपका नेगेटिव बन जाता है, तब ये दिक्कत आता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है पूछ रहा है। फर्स्ट है, इंडियन फिलोसफी डिनोट्स द फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया थिंकर्स। तो इंडियन फिलोसफी में हम एंशिएंट और मॉडर्न इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। बी में कह रहा है, इट डिनोट्स द फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन ऑफ इंडियन थिंकर्स हु आर एसेंशियली हिंदूज, यानी वही फिलोसोफर जो हिंदू थिंकर्स हैं, हिंदू इंडियन थिंकर्स, उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है। इट डिनोट्स द फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन ऑफ इंडियन थिंकर्स थेइस्ट एंड एथेइस्ट, जो भगवान पे बिलीव करते हैं और बिलीव नहीं करते हैं, थेइस्ट एथेइस्ट के बीच में यही स्पेकुलेशन हम उन्हें पढ़ाते हैं इंडियन फिलोसफी में। और लास्ट में कह रहे हैं, इंडियन फिलोसफी इज मार्क विथ इट्स डिवोशन टू द सर्च फॉर ट्रूथ। ये सर्च फॉर ट्रूथ, सच्चाई की खोज की बात करता है, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखते हैं किन्होंने सही आंसर किया है। वेरी गुड, ईशानी, सोनाली, सेनापति, सुप्रभा, अर्पिता, संतोष, रचिता, सोनाली, रीना, मोनाली, सृष्टि, इतिश्री, किशोर, इफात, खारबेड़, पुष्पलता, संगीता, अन्नपूर्णा, वरुण, आदिया। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। देखिए कभी भी हमारा फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी जो हम पढ़ रहे हैं, इवन नेट के सिलेबस में भी जो पढ़ते हैं, यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन या फिर यूं कह लीजिए रेस्ट्रिक्शन या फिर डिलिमिटेशन नहीं रहा है, ठीक है। हम सभी फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं, वेदर इट इज एंशिएंट, वेदर इट इज मॉडर्न, वेदर इट इज हिंदूज, वेदर इट इज मुस्लिम, वेदर इट इज थेइस्ट, वेदर इट इज एथेइस्ट, सभी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू थिंकर्स के बारे में पढ़ाते हैं, सो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज नॉट राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच एस्पेक्ट ऑफ CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व्स मटेरियल, टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल। क्वेश्चन को समझने वाली बात है कि CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम में मटेरियल, टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये सभी किसके लिए चाहिए या फिर कौन से मतलब एस्पेक्ट के अंडर में जाएंगे फॉर वर्किंग ऑफ ए स्कूल। ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है। कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी CIPP मॉडल का एब्रिविएशन बता दिया है, ऑलरेडी कह दिया है CIPP स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। तो इस मॉडल में मटेरियल, टाइम, फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स किसके अंडर में जाएंगे, ये कॉन्टेक्स्ट है या इनपुट है या प्रोसेस है या फिर प्रोडक्ट है फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ए स्कूल। समझने वाली बात है, अगर समझ जाओ तो आंसर आप ये आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट अस सी। वेरी गुड, जुनेद, इफात, सुप्रभा, मोनाली, सृष्टि, सेनापति, अर्पिता, पुष्पलता, सोनाली, ईशानी, संगीता, रचिता, अन्नपूर्णा, आशीष, सोनाली, वरुण, मितांजलि, बहुत अच्छे। वेरी गुड, कीप आंसरिंग गाइस, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो सभी, ठीक है। अभी समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई एक स्कूल है, वहां पे हम लोग कुछ मटेरियल, से फॉर एग्जांपल ICT मटेरियल्स, ठीक है, ये मटेरियल में चला गया टाइम, 45 मिनट्स ऑफ टाइम। फिजिकल रिसोर्सेस, जैसे हमने कहा कि जो भी फिजिकल रिसोर्सेस, क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स यानी टीचर है। तो ये सब किस में जाएगा, कॉन्टेक्स्ट है या इनपुट है या एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है। देखिए अगर एलिमिनेशन प्रोसेस में जाए, मान लीजिए कोई एक अभी से बहुत फ्रेशर है इस फील्ड में, UGC नेट किया, और उसे नहीं पता है CIPP मॉडल के बारे में डिटेल में। लेकिन अगर हम बात करें मटेरियल, टाइम, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये तो कभी प्रोडक्ट नहीं हो सकते, और ये कोई एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी नहीं है, तो एलिमिनेशन में ये दोनों चले जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट होता है जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो, जब आप अपने स्कूल एनवायरनमेंट की बात करते हो। लेकिन ये सभी को अगर हम इनपुट में सोचें तो इस इनपुट से हमें एक अच्छा आउटपुट मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप अगर आंसर करो तो फिर इसको हम लोग इनपुट में कंसिडर कर सकते हैं। सो इनपुट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हम चलेंगे, ये जो मतलब CIPP मॉडल है, ये दिया किसने था, ये डैनियल स्टफलबीम में दिया था, ठीक है। डैनियल स्टफलबीम इज द फादर ऑफ CIPP मॉडल। इट इज बेसिकली अ करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल, नॉट द डेवलपमेंट मॉडल। ये करिकुलम डेवलपमेंट का नहीं बल्कि करिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट टू प्रोडक्ट, इट फोकसेस ऑन द आउटपुट। हमेशा मैंने कहा है, इट ऑलवेज फोकसेस ऑन योर आउटपुट। इसीलिए स्कूल वर्किंग, स्कूल को अगर आप
वर्किंग कराना चाहते हो, सो यू विल डेफिनेटली फोकस ऑन द आउटपुट, राइट? द फोकस इज ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट बाय सेंटरिंग ऑन 4 एरियाज ऑफ प्रोग्राम। मतलब 4 चीजों पे फोकस करेंगे तो हमारा आउटकम बिल्कुल अच्छा आएगा। जैसे ओवरऑल गोल और मिशन, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन कहेंगे। प्लान एंड रिसोर्सेज, जस्ट अभी मैंने कहा रिसोर्स किस पे आता है, फिजिकल रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स, ये सब कुछ इनपुट इवैल्यूएशन में आएगा। एक्टिविटी कंपोनेंट्स प्रोसेस में आएगा, क्योंकि द एक्टिविटीज यू आर अंडर गोइंग टू अचीव द गोल इज प्रोसेस, एंड फाइनली यू आर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव और आउटकम इज प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। अब सीआईपीपी में देखिए ये वाला है कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है, गोल्स, व्हाट आर द गोल्स यू आर टारगेटिंग, बेनिफिशियरीज के लिए क्या नीड, क्या रिसोर्सेस टारगेट कर रहे हो, प्रॉब्लम को टारगेट कौन सा कर रहे हो, कौन से बैकग्राउंड पे कर रहे हो, या फिर एनवायरमेंट। इनपुट मतलब आपका प्लान क्या होने वाला है, व्हाट आर द रोल ऑफ द स्टेक होल्डर, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज, बजट ऑफ योर प्लान, कवरेज कितना कर रहे हो, रिसर्च कितना कर रहे हो, ठीक है। प्रोसेस में एक्शन क्या ले रहे हो, जैसे डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, फीडबैक देना। वैसे प्रोडक्ट में आता है आपका आउटकम, व्हाट इम्पैक्ट आर यू टारगेटिंग फॉर, और व्हाट हाउ इफेक्टिव द प्रोग्राम इज, हाउ ट्रांसपोर्टेबल इट इज, how you are targeting for the sustainability, and how to adjust with the situation, ठीक है। So this is what we call as the CIPP core values, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिए, मतलब नो लिख दीजिए, अगर यस है तो मैं समझ लूंगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अभी से जो क्वेश्चन आने वाला है, गौर कीजिएगा, अभी से जो क्वेश्चन आने वाला है यही अभी का ट्रेंड है, ठीक है। यही अभी का ट्रेंड है, यानी 2022 का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे कंपैरिजन, मैचिंग और पेयरिंग वाला ही होता है। तो ये मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन इतना सब कुछ क्यों डाल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चाहता है आप सिर्फ एक क्वेश्चन के नहीं, बल्कि आप 5 क्वेश्चन के एट द सेम टाइम आप आंसर करो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन यानी 4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि वो चाहते हैं आपका टाइम कंज्यूम हो। टाइम यानी कि द स्पीड विथ विच यू आर टारगेटिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आप कितने जल्दी सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, वो उसी पे फोकस करता है। इसीलिए याद रखिए एक चीज, आपको कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। ट्रिक भी बता रहा हूं, आप लोगों को पता भी है, आप लोग ऐसे सॉल्व भी करते हो, लेकिन आपको स्मार्ट ही होना पड़ेगा, अदरवाइज जो परसेंटाइल होता है ना, परसेंटाइल में क्वालिफाई करना होता है, 99 परसेंटाइल जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए मैच लिस्ट विथ लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है। लिस्ट वन में दिया गया है लर्निंग टाइप्स का, और लिस्ट टू में दिया गया है इसका डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इज ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, विकीज एंड ऑफलाइन लर्निंग। यहाँ पे कहा जा रहा है लिस्ट टू में बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। मैं बस आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आई एम वेरी न्यू, आई एम अ न्यू बी टू दिस यूजीसी नेट, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है, और मतलब कि मुझे नहीं पता यूजीसी नेट के बारे में, या फिर नेट क्वालिफाई हो चुका है, मैं जेआरएफ के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बस सिंपल से चीजों को ढूंढना है। यहाँ पे लिस्ट वन में सिंपल से चीजें, ऑफलाइन क्लासेस तो सभी को पता है। ऑफलाइन क्लासेस में होता क्या है बेसिकली, ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लास में आप लोग क्या करते हो, यानी कि सिंपली फेस टू फेस लर्निंग होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे लर्नर लर्न्स फेस टू फेस क्लास सिचुएशन, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग तो पता ही होगा सबको, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, लर्नर लर्न्स वे कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स विद इंटरनेट कनेक्टिविटी आर देयर, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था। मुझे 2 ऑप्शन तो मिल गए, डी का हो गया 3 और बी का हो गया 1। यहीं पे देखिए डी का 3, यहीं से ही आंसर आपको पता चल रहा है। डी कोई भी अदर ऑप्शन में 3 में नहीं है, तो यही आंसर मेरा बन गया, टाइम भी मेरा सेव हो गया, इससे मुझे आंसर भी मिल गया बहुत ही आसानी से। तो सभी ने आंसर बी किया हुआ है, सो वेरी गुड, D3, यस वेरी गुड। यही आंसर, ऐसे ढूंढने से आपका टाइम भी सेव होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, कभी कभार हम ये ट्रिक लगा के भी कभी कभी फंस जाते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होगा, ठीक है, डी का 3 हो सकता है, लेकिन ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 होना भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है और आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर दैट द ऑप्शंस आर कनेक्टेड रियली वेल। विकी एक वेबसाइट है, ठीक है, फटाफट से वेबसाइट, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी मार्क कीजिएगा कीवर्ड। हमेशा मैं फोकस करता हूं हर एक एग्जाम में, आप टाइम सेव कर सकते हो और 100% करेक्ट आंसर कर सकते हो अगर आप कीवर्ड्स ढूंढ लो। एक वेबसाइट है विकी, ऑनलाइन है तो कंप्यूटर स्मार्टफोन, ऑफलाइन है तो फेस टू फेस, ठीक है।
ब्लेंडेड है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस एज वेल एज ऑनलाइन। ठीक है, ये कीवर्ड है, मैंने कीवर्ड ढूंढ लिया तो मैंने आंसर ढूंढ लिया, और मेरा गलती होने का कोई चांसेस ही नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन बताया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट दो तीन ऑप्शन को मैच कर लीजिए, सभी ऑप्शन ना मैच करो लेकिन एक दो ऑप्शन को मैच कर लो, और उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो परफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं आंसर को फाइनली फिर से कैलकुलेट करके, ताकि 100% करेक्ट हो जाए। क्लियर। अब देखिए 2022 में फिर से मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सारे मैचिंग क्वेश्चंस आए थे, और यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे गाइडेंस की बात हो रही है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर से आया है। यहाँ पे पूछा गया है एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, आराम से क्वेश्चन नंबर 2, जो ऑप्शन जो दिए गए हैं लिस्ट 2 में, उसको आराम से पढ़िए और ऑप्शन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही तुक्का, मतलब वही ट्रिक लगाइए, तुक्का मत लगाइए, ट्रिक लगाइए कि एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको कौन सा ऑप्शन पता है। अगर मान लीजिए मुझे काउंसलिंग पता है, यहाँ पे वैसे भी आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। देखते हैं कौन कौन सही आंसर करते हैं। ओके, वेरी गुड सोनाली, सेनापति, जुनेद, हादिया, ईशानी, इफात, अर्पिता, रचिता, दीप्तिश्री, सोनाली, किशोर, रीना, मोनाली, इतिश्री, संतोष, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड अन्नपूर्णा, आशीष, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, राजश्री, बहुत अच्छे। देखिए इतना जल्दी आप आंसर कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ऑप्शन, जैसे आप लोग कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर रहे हो, वही ऑप्शन अगर मैच कर जा रहा है तो फिर आप जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो। देखिए इतना जल्दी अगर आप आंसर करोगे तो आराम से पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व करके फिर भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी टाइम बचेगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा भी तो उसके लिए, जैसे इंग्लिश ग्रामर आता है तो उससे आराम से पढ़ के 10-15 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हो। डीआईज होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहां पे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्मार्ट बनो, थोड़ा सा एजुकेशन को आराम से पहले पढ़ो, सॉल्व करो आराम से, टाइम इससे थोड़ा सा निकाल के पेपर 1 में जो डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम जरूरत पड़ता है कि आप उसको पढ़ो, आराम से समझो और आंसर करो, उसमें आप टाइम कंज्यूम करो, सो दैट यू कैन अवेल परफेक्ट टाइम फॉर सॉल्विंग बोथ द पेपर्स। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में उतना टाइम आपको लगेगा नहीं, जैसे अभी आप लोगों को इतना जल्दी आप लोग आंसर कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड रीना। यहाँ पे ऑप्शन कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग का ऑलरेडी यहाँ पे काउंसिल ही लिखा गया है। ठीक है, यही ट्रिक है और यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। काउंसलिंग, इट इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग काउंसलिंग। ठीक है, यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर फिर से मैं देखूं, मतलब पर्सनल गाइडेंस से अगर शुरू करूं, ये पूरा का पूरा लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए किसी ने कहा, यस सृष्टि कह रहे हैं कि वोकेशनल का ऑलरेडी लिखा गया है कि मतलब वोकेशन के बारे में या करियर के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी लिखा गया है। देखिए कहाँ पे करियर लिखा है, स्टडी ऑफ करियर, करियर के लिए जहां पे बातें होगी वहां पे वोकेशन की बात होगी। तो यहाँ पे डी का 4 हो गया और बी का 1 हो गया, डी का 4 और बी का 1, और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर बहुत अच्छे किशोर, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो फटाफट से हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा, और कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो डेफिनेटली यही आंसर होने वाला है। ठीक, क्लियर है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे एक ही लाइन में है ना, तो दोनों शो कर रहे हैं, बट द आंसर इज बी। ठीक है, डी नहीं होगा, बी होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सेम मैचिंग टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। बहुत सारे मैचिंग टाइप क्वेश्चन थे, ये तो असेसमेंट का है, हालांकि ये आपके लिए इजी होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। बताइए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कीजिए। पहले आता है प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, बताइए। अगेन कोई सा भी, अगर आप कंफ्यूज हो डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव में या फिर प्लेसमेंट या फिर समेटिव में, आप जो आपको इजी लगता है उसी को मैच कीजिए, सिर्फ उसी को मैच कीजिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है सभी का। सोनाली, जुनेद, अन्नपूर्णा, संतोष, सेनापति, दीप्तिश्री, रचिता, इफात, सृष्टि, इत्तिश्री, मोनाली, पुष्पलता, सोनाली, अन्नपूर्णा, अर्पिता, आशीष, रीना, वरुण, खारबेड़, हादिया, ईशानी, मनीषा, वेरी गुड। तो सभी का आंसर बी आ चुका है। देखिए बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। देखिए आप ये मान के चलिए, प्लेसमेंट, कहीं पे आपको प्लेसमेंट देना है, यानी कि आप
जैसे नीट का एग्जामिनेशन ले लीजिए, नीट एग्जामिनेशन कहीं पे भी मेडिकल पढ़ने से पहले या फिर इंजीनियरिंग करने से पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करा जाता है, वेदर यू आर दैट मच केपेबल टू एब्जॉर्ब द कंटेंट्स ऑफ एमबीबीएस और बीटेक, राइट। तो ये हो गया, क्या होता है, प्री टेस्ट बिफोर द क्लास बिगिंस, क्लास से पहले आपका टेस्ट ले लिया जाता है। जैसे आप लोगों का एंट्रेंस होता है बीएड में एडमिशन के लिए, एमएड में एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, उसी तरीके से फॉर्मेटिव क्या होता है। फॉर्मेटिव आप लोगों को पता ही है कि जब आप इन बिटवीन द क्लास, इन बिटवीन द मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक कि नहीं। फॉर्मेटिव क्या होता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट ड्यूरिंग योर क्लासरूम प्रैक्टिसेस, हो सकता है ड्यूरिंग योर लेसन, हो सकता है ड्यूरिंग द टीचिंग, हो सकता है, ठीक है। सो आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लासरूम टीचिंग हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन ऑलरेडी हो गए। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग इश्यूज, डेफिनेटली आप कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आइडेंटिफाइंग इश्यूज विद पर्टिकुलर स्किल। देन समेटिव क्या होता है, एट द एंड। देखिए यहाँ पे एट द एंड होता है आपका, यहाँ पे आपका ट्रिक एट द एंड मतलब समेटिव टेस्ट, ठीक है। अगर डी को आप नोट आउट कर लेते हो तो यही दो ऑप्शन बचते हैं, ये दो ऑप्शन तो वैसे भी डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कोई और भी ट्रिक लगाओ तो फिर वैसे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। डायग्नोसिस में इश्यूज को ढूंढ लो तो सी का 4 हो जाएगा, यहाँ पे सी का 4, यहाँ पे सी का 3 है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये आपका बच जाता है। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हो तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। दिसंबर में पैटर्न चेंज हो गया फिर से। पैटर्न में क्या आता है आपका, पैटर्न में मल्टीपल चॉइस आता है। मतलब एमसीक्यू में सिर्फ 4 ऑप्शन आते थे, लेकिन अब मल्टीपल ऑप्शन के भी मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। सो ये 2022 का पैटर्न है। पैटर्न ऑफ जून 2022 इज डिफरेंट फ्रॉम पैटर्न ऑफ दिसंबर 2022, ठीक है। जून और दिसंबर में डिफरेंस है। यहां पे जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 6-7 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनको आपको सिलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे भी फोकस करा जा रहा है कैसे आपका टाइम कंज्यूम करा जाए, मतलब आप कितना क्विकली आंसर करते हो, इट विल डिसाइड योर रैंक इन द परसेंटाइल, ठीक है। सो अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग बाय ज्ञाने, रॉबर्ट ज्ञाने का हायरार्किकल ऑर्डर, वो आपको सजाना है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, चेनिंग, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट, वर्बल एसोसिएट लर्निंग। मैंने हमेशा कहा है साइकोलॉजी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, उनके जितने भी थ्योरीज है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और उसका जो स्टेप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, ये जो ट्रिक जुनेद लिखे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोग जैसे सिंपल मतलब निमोनिक से पढ़ते हैं, वैसे निमोनिक कर दो तो सारे के सारे स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ज्ञानी का हायरार्की बताइए कौन सा सही है। यहाँ पे सिर्फ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मैच करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सभी का आंसर सी आ रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए लेवल हायरार्की जैसे जुनेद बता रहे हैं, निमोनिक्स आप भी करते चलें, ठीक है। पहले क्या आएगा, सिग्नल लर्निंग। हमेशा ज्ञानी ने कहा है पहले आपको कुछ सिग्नल मिलेगा, जैसे सिग्नल, जैसे आपको पता है डॉग को दिया गया था सिग्नल, ठीक है, थ्रू साउंड, बेल, वो सिग्नल होता है। उसके बाद स्टिमुलस, आप जैसा काम करोगे वैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स से सीखोगे। देन चेनिंग, आप उसको कनेक्ट करते चलोगे, ठीक है। उसके बाद वर्बल एसोसिएशन, एंड द चेन वुड बी सप्लीमेंटेड बाय सम वर्ड्स, ठीक है। इसमें कुछ वर्बल एसोसिएशन होगा, यानी वर्ड्स के साथ इसको एसोसिएट करा जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यू विल डिस्क्रिमिनेट। जैसे पैवलोव थ्योरी में क्या हुआ था कि अगर उस बेल के अलावा कोई और बेल अगर बजता है, वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि वो ये बेल नहीं है। जैसे आप गाड़ी पार्क करते हो, मान लीजिए आपका एक स्कूटर है एक्टिवा, एक्टिवा आप पार्क करते हो, सेम टाइप ऑफ एक्टिवा और एक भी लगा हुआ है आपके पास में, तो क्या आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि आपके गाड़ी का रंग और उसका जो कलर है वो सेम क्यों ना हो, लेकिन आप अपने गाड़ी को पहचान लेते हो। दैट इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग, धीरे धीरे आप उसके कॉन्सेप्ट सीखते हो, देन उसके रूल सीखते हो, और फाइनली यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हो गया एसएससी, हो गया एसएससी, वो तो पता होगा, वीएम एंड सीआरपी, ठीक है। सीआरपीएफ होते हैं ना, सीआरपीएफ, वैसे ही यहाँ पे एसएससी तो होता ही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे वीएम हो गया, विम बार याद रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। सो दिस इज द हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चंस।
फिर हम डिस्कस करेंगे और भी प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। 15, 18, 17 जो भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको डिस्कस करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इन द कॉन्सिक्वेंट क्लासेस। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स बॉडीज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है, वो भी फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट पूछ रहा है। नैक, एनसीटीई, यूजीसी, एनसीईआरटी, नेपा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को जो ऑप्शन दे रहा है इसमें भी आप कर सकते हो आंसर। कैसे कर सकते हो? आपको एग्जैक्ट ईयर, मतलब मान लीजिए आपको याद नहीं है कि ईयर कौन सा है, किस ईयर में आया था, ठीक है, सभी का याद नहीं है, लेकिन एक दो का तो याद होगा ही ना, एक दो का तो याद होगा, बस उसी को सजा लीजिए, आंसर आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है कि नियपा कब आया था, मुझे नहीं पता कि एनसीटी कब आया था, लेकिन फिर भी मैं आंसर कर सकता हूं। यस और नॉट? बस एक दो का आंसर बता दीजिए, फिर आंसर अपने आप निकल जाता है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। जैसे रचिता कह रहे हैं यूजीसी उनको पता है 1954 में आया था, तो एनसीईआरटी 1961 में आया था। अगर दो ऑप्शन को भी मिला लें तो भी बन जाता है, ठीक है। यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे कैसे होगा। वेरी गुड, सभी का आंसर सी आ रहा है, तो डेफिनेटली चांस ही नहीं है गलत होना, ठीक है। मान लीजिए मुझे याद है, जैसे बता रहे हैं, मुझे याद नहीं, बस आप ही लोग बता रहे हो 1954 में आया था, ठीक है। एनसीईआरटी बता रहे हैं 1961 में आया था, मान लीजिए मुझे इतना पता है, ठीक है। अब यूजीसी ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में है मतलब मान लीजिए जहां भी ये सी रहेगा, मतलब ऑप्शन 4 रहेगा, वहां पे ऑप्शन 3 और 4 एक साथ रहेंगे, यानी सी और डी विल बी कॉन्सिक्यूटिवली प्लेस्ड। देखिए यहाँ पे सी और डी अलग अलग है, यहाँ पे सी डी सेम है, यहाँ पे सी डी सेम है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। यहाँ पे आ रहा है, अब कोई और एक बताइए। नैक बता रहे हैं कि 1994 में आया था, ठीक है, नैक बता रहे हैं 1994 में। ऐसे देखा जाए सबसे पहले कौन आता है? 1954, तो डेफिनेटली पहले 1954 देन 1961, और मुझे यहाँ पे मिल गया नैक भी मिल गया, 1994 में मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे नैक आ जाता है। तो ऐसे अगर देखा जाए सी ऑप्शन वैसे भी निकल के आ जाता है। एनसीटी 1995 आ गया, तो एनसीटी इसके बाद आएगा, यानी 1 और 2 उसके बाद आएंगे, 1 और 2 उसके बाद आएंगे, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन हम देखते हैं इसका पूरा आंसर। तो बेसिकली हेडक्वार्टर के साथ डिस्कस करेंगे। नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, सितंबर 1994 में आया था, और हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में है। याद रखिएगा इसी का हेडक्वार्टर अलग है, बाकी सबका न्यू दिल्ली में है। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन का एपेक्स बॉडी 17 अगस्त 1995 में आया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 28 दिसंबर 1956 में आया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। एनसीईआरटी 1 सितंबर 1961 को आया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। निएपा सबसे पहले एशियन इंस्टीट्यूट हुआ करता था फॉर द रिक्रूटमेंट, आई मीन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन प्लानिंग, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इतना तो हम सभी को याद है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले यूजी से आया था, ठीक है, 1956 में आया था, उसके बाद 1961, उसके बाद 1962, ठीक है, 3, 4, 5, उसके बाद 1 और 2, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में आप कर सकते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वही दिसंबर 2022, देखिएगा यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसका जो पैटर्न मैं कह रहा हूँ, पैटर्न कैसा है? पैटर्न वही, बहुत सारे ऑप्शन में से आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। इट विल कंज्यूम टाइम, बट विथ ट्रिक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ डेटा एनालिसिस स्टेप इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? दिया गया है ऑप्शन में, लैबलिंग द सेगमेंट विथ कोड, कोडिंग मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, data transcription, collapsing code into theme, reading through data, dividing text to segment, segment मतलब आपका डिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए बताइए। ओके, आंसर सभी से अलग अलग आने शुरू हो गए हैं। जुनेद, मोनाली, सोनाली, सुचि, सभी आंसर सारे ए बी सी डी सारे आंसर आ चुके हैं अभी। ओके, इफात, इतिश्री, हरीना, ओके, संगीता, सेनापति, रचिता, ठीक है। फिर अभी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए लेट अस एक्सप्लेन द आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जब आप डेटा ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हो, डेटा ट्रांसक्रिप्शन मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर तो जरूर पढ़ा होगा। कंप्यूटर जब आप पढ़ते हो
कंप्यूटर में एक कहा जाता है मशीन लैंग्वेज होता है और एक ह्यूमन लैंग्वेज होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो एक मशीन लैंग्वेज होता है, जब आप ए टाइप करते हो तो कंप्यूटर को आस्की कोड में उसका 1 0 के फॉर्म में, 1 and 0 जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं, वो बाइनरी कोड में उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है, ठीक है। तब जाकर के कंप्यूटर को समझ में आता है हमने यहाँ पे क्या लिखा है। वैसे कंप्यूटर जब हमें डेटा देता है वो भी बाइनरी कोड में आता है, लेकिन ये ट्रांसक्राइब होकर के यानी ट्रांसलेट होकर के हमारे पास ABCD ऐसे दिखता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसक्रिप्शन मतलब जब आप डेटा कलेक्शन करते हो, यू विल कलेक्ट अ बल्क ऑफ डेटा, बहुत सारी डेटा को आप कलेक्ट करोगे जो कि क्वालिटेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जब आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करोगे, सो ये बहुत सारे डेटा होंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप डाटा ट्रांसक्रिप्ट करोगे, डेटा को समझने की कोशिश करोगे, जिस्ट को समझने की कोशिश करोगे, डेटा में क्या लिखा गया है वो समझने की कोशिश करोगे। यस, मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज यही होता है जुनेद, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन बी आ जाता है, तो अगर बी आएगा तो फिर यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जब आप डेटा को ट्रांसक्राइब कर लेते हो यानी समझ लेते हो, ठीक है, उसके बाद यू डिवाइड द डेटा इनटू सेगमेंट, जैसे कि डेटा को हम एस्पेक्ट वाइज, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने किसी चीज के ऊपर वो अग्री कर रहे हैं, यस कह रहे हैं, किसी पे नो कर रहे हैं, और कुछ लोग न्यूट्रल हैं, ठीक है, यहाँ पे नो हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो मैंने सेगमेंट वाइज इसे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना है उसके बाद, मतलब कि सबसे पहले रीडिंग थ्रू द डेटा, लिकर्ट स्केल जैसा ही होता है, रीडिंग थ्रू द डेटा, यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया कि आपको डेटा को रीड करना है, जो डेटा को आपने ट्रांसक्राइब किया है अब इसको आप रीड करोगे, उसके बाद उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। डेटा रीड करोगे यानी डेटा रीड मतलब आप देखोगे कि डेटा किस अनुसार है, जिस अनुसार होगा यानी कि जो उसका पैटर्न रहेगा उस पैटर्न के हिसाब से उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कर लिया, अब क्या करोगे, लैबलिंग करोगे, यानी इसको एक नाम दोगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर एक जैसे यहाँ पे जुनेद कह रहे हैं सभी जैसे कि डिसएग्री, डिसएग्री लिखा गया है, तो हम इसको डिसएग्री को 1 पॉइंट देते हैं, अग्री को 2 पॉइंट देते हैं, न्यूट्रल को 3 पॉइंट देते हैं, ऐसे पॉइंट्स ऐड करेंगे, यानी कि हम अपने हिसाब से इसको लैबलिंग करेंगे, लैबलिंग द सेगमेंट विथ कोड, इसको कोडिंग करेंगे, और फाइनली कोड को थीम में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, किसी को याद है, मैंने कल भी बताया था, थीम को फिर कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करा जाएगा, थीम को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करा जाएगा और कॉन्सेप्ट को थ्योरी में कन्वर्ट करा जाएगा, ठीक है। ये किस में होता है बताइए, ये ग्राउंडेड थ्योरी में होता है, कोडिंग, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ग्राउंडेड थ्योरी में, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, according to Flanders interaction category system, arrange the following verbal behavior in a sequence for its coding, I mean encoding। वर्बल बिहेवियर को यहाँ पे फ्लैंडर इंटरेक्शन के अनुसार आपको सीक्वेंस में सजाना है, ये भी दिसंबर 2022 में आया था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट यू विल सॉल्व इट डेफिनेटली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस और गैलोवे का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैंडर, क्योंकि फ्लैंडर ने ही इंटरेक्शन एनालिसिस दिया, उसको देख करके गैलोवे ने बनाया था, ठीक है। वर्बल बिहेवियर के बारे में बता रहा है, उसके 10 कैटेगरी थे, हम सब कुछ पढ़ेंगे इन डिटेल, बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो पैटर्न कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि पैटर्न कैसा है, इसी पैटर्न में हम पढ़ेंगे, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, सोनाली, रचिता, सृष्टि, इरफात, सुची, मोनाली, जुनेद, कीप आंसरिंग गाइस, सभी आंसर करें। वेरी गुड वेरी गुड, कीप आंसरिंग। चलिए इसका आंसर डेफिनेटली, वेरी गुड अन्नपूर्णा, ओके। चलिए बहुत अच्छे, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चर यानी कि लेक्चर देना, आस्क क्वेश्चन यानी पूछना, गिव डायरेक्शन जब आप डायरेक्ट करते हो, कोई डायरेक्ट करता है, नो देर इज नो ऑप्शन ऑफ पोल इन जूम राइट नाउ, ओके। एक्सेप्ट और यूज आइडियाज ऑफ पीपल्स बट विल डेवलप, सृष्टि बहुत जल्दी करेंगे, नाइस फीडबैक, ठीक है। मतलब जहां पे आप पीपल्स के आइडियाज को एक्सेप्ट करते हो और यूज करते हो, एंड फाइनली यू प्रेज और एनकरेज, यानी कि आप प्रेज करते हो या तो एनकरेज करते हो, ठीक है। प्रेज और एनकरेज करना ये वर्बल भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वर्बल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनकोड करना है, क्या करना है हमें, एनकोड करना है, एनकोड क्या करना है, द सीक्वेंस ऑफ वर्बल बिहेवियर, किसका, वर्बल बिहेवियर मतलब यहाँ पे
टीचर का। यहाँ पे पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर से रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। देखिए यहाँ पे दो लोगों का काम है, एक होता है टीचर का, एक होता है प्यूपिल का। ठीक है, टीचर टॉक और पीपल टॉक। एक जो होता है साइलेंस, वो किसी की ओर नहीं जाता, वो न्यूट्रल होता है। टीचर टॉक में दो चीजें होते हैं, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। यानी इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, डायरेक्ट इनिशिएशन जिसको हम कहते हैं। इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स मतलब आप बच्चे को डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप उससे कुछ इंडिकेट करे, जैसे प्रेज करना, एक्सेप्ट करना, ये सब होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, जब आप पढ़ाते हो, जब आप क्रिटिसाइज करते हो, जब आप टास्क देते हो, जब आप कोई काम कहते हो, ये डायरेक्ट टीचर कहता है। पीपल दो ही चीजें करता है, वो होता है रेस्पॉन्ड और इनिशिएट, लेकिन वो डायरेक्टली करता है, वो इनडायरेक्टली नहीं करता है। क्योंकि पीपल कभी इनडायरेक्टली टीचर को कुछ कह नहीं सकता है, डायरेक्टली ही कहेगा। या तो सवाल का आंसर देगा यानी रिस्पॉन्स करेगा, या तो सवाल पूछेगा यानी इनिशिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही थी, वही वाला बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, देखिए जो समझने वाली बात है, लेक्चरिंग। क्या आ जाता है, समझने वाली बात है, लेक्चरिंग। ऑप्शन पढ़िएगा, यहाँ पे था पहले क्या था, देखिए यहाँ पे लेक्चरिंग था, समझ रहे हो। तो ये बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्बल बिहेवियर इन अ सीक्वेंस फॉर इट्स एनकोडिंग। एनकोडिंग के लिए सबसे पहले कौन सा आ जाता है, लेक्चर्स आ जाता है। ठीक है, यस। ठीक, अब देखिए क्या हो जाता है, पहले तो आप मतलब कोई चीज एक्सेप्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब वो कह रहे हैं कि सर आज का जो क्लास है उसमें हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। और वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वी विल कंसिडर द क्वेश्चन एंड देन ओनली वी विल आंसर। तो इसमें क्या होता है, प्रेज एनकरेज होता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन को मैच कीजिए, यहाँ पे भी देखिए वहां पे भी देखिए। ठीक है, तो प्रेज और एनकरेज में क्या होता है कि आप उसको समझ रहे हो, वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे प्रेज और एनकरेज यानी वो आप उसको समझ रहे हो। ठीक है, यू प्रेज और एनकरेज द स्टूडेंट, देन यू एक्सेप्ट देयर फीलिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही सीक्वेंस में है, मैंने कहा समझने के लिए, फॉर एनकोडिंग ये लिखा गया है। इसका मतलब नहीं है कि आप ऐसे ही सब कुछ करोगे, मतलब यही सीक्वेंस में आप हमेशा पढ़ाओगे। नो, यू फर्स्ट प्रेज और एनकरेज, यू एक्सेप्ट देयर फीलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेज और एनकरेज, देन एक्सेप्ट और यूज आइडियाज। ठीक है, प्रेज किया, देन हमने उसका जो आइडिया है बच्चों का उसको मैंने एक्सेप्ट किया। देन आस्किंग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या था, आस्क क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे यहां से क्या आता है, फिर से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या आ गया, प्रेज और एनकरेज जो मैंने बताया। उसके बाद क्या आ गया, डी में आ गया एक्सेप्ट और यूज पीपल आइडियाज। देन मैंने कहा आस्किंग क्वेश्चन, यस। देन लेक्चरिंग, राइट और नॉट, देन गिविंग डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स में टीचर्स का टॉक देखिए, टीचर टॉक के देखिए, या फिर टीचर में देखिए, टीचर कैटेगरी में सबसे पहले प्रेज किया, एक्सेप्ट किया उनके आइडियाज को, देन हमने उन्हें सवाल पूछा, देन लेक्चर दिया। और अब हम उन्हें बता रहे हैं कि जो मैंने काम दिया है उसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू डू। और जैसे प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट में आप उसको बस डायरेक्शन देते हो, गाइड करते हो, बाकी वो खुद करता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी देख लीजिए यहाँ पे। So this is all for today. Thank you all for attending the class. Join the batch as soon as possible to avail all the live classes with complete class PDF as well as videos. So this course is available for you only for rupees 999 only. All the facilities will be provided to you. और जो क्लास होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, कल क्लास नहीं है। तो दोज हु आर विलिंग टू जॉइन द क्लास दे मे contact us on WhatsApp. So with this, thank you all. If you have any queries, you may ask now.